हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपका पहला टॉपिक है अलजेब्रा, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपके फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है आपका मैथ्स का 6 दिसंबर को। उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस और सेशन आपके लिए लाया गया है। साथ ही साथ ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में ही है, तो उसके लिए भी क्लासेस इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगी। इससे पहले 2 क्लासेस मैंने एलटी की मैथ्स की ली हैं, जिसमें मैंने एलटी का प्रीवियस ईयर मैथ्स का पेपर कराया है। आपने वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। और जो जीएस आपका 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है, उसके लिए भी 3 से 4 मॉक टेस्ट मैं डाल चुकी हूँ, वो आप देख लेना। वो भी आपके लिए बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी सेशन के बारे में। अब जो लोग भी एलटी की तैयारी करें, जिनका भी 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पहले हम लिखेंगे। ठीक है, उनको अच्छे से लिख लेना कहीं पर, पेन पेपर लेके बैठना, फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व आज के सेशन में करने वाले हैं। तो होप आप रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन किसके साथ? फॉर्मूलाज के साथ। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी पहले देख लेते हैं अलजेब्रा के, उसके बाद हम अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। देखो, पहला जो इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ, ये पूरा आपके सिलेबस पर ही बेस्ड चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसको हम बोलते हैं समीकरण का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या समीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है और इसमें ए बी सी डी करके चलो बात कर लेते हैं। जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके यहाँ पर क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, और एंड में आता है ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर जो ए नॉट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ये भी आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी होगी पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और इसमें जो ए नॉट है ये ज़ीरो के बराबर कभी नहीं होगा, ये ज़ीरो होगा तो फिर ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये आपका इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर सेकंड फॉर्मूला की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको सम ऑफ रूट्स का याद रखना है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को आप कुछ भी लिख लो, सिग्मा एल्फा करके लिख लो रूट्स को, अगर आप एल्फा से शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस ए वन अपॉन ए नॉट। ठीक है, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट होता है। ठीक है, फिर आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो आपका इसमें होता है माइनस वन की पावर एन इंटू ए एन अपॉन ए नॉट। ठीक है, ये इस आपका होता है। ऑलराइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इसको लिखते हैं हम सिग्मा एल्फा से, और इसको लिखते हैं पाई एल्फा, पाई एल्फा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये पी एक्स इक्वल टू दिस, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूला है। सम ऑफ रूट्स क्या है? सिग्मा एल्फा माइनस ए वन अपॉन ए नॉट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? पाई एल्फा इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू ए एन अपॉन ए नॉट। फिर तीसरा, चौथा आपका इसमें आता है सम ऑफ स्क्वायर्स। इसमें यूज होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर होता है एल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा के। ठीक है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है?
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसमें एक आपका है सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया और सम ऑफ क्यूब्स। तो ये आपका होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएंगे, नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके फॉर्मूलाज क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर दूसरा है यहाँ पर श्रेणियाँ, प्रोग्रेशन से हम बात करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेशन के क्या फॉर्मूलाज हैं, APGP HP जिसमें आते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, श्रेणियाँ। इनके क्या क्या फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले AP में अगर मैं बात करूँ तो n पदों का फॉर्मूला आपके पास an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी सार्वधातुक होता है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, और d सार्वधातुक होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच का। एक तो आपको ये nth टर्म का याद रखना है, ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म का। फिर दूसरा इसमें आपका आ जाता है सम ऑफ nth टर्म, तो ये Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। फिर जीपी की बात करेंगे तो जीपी में n पदों का जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म का जीपी में फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर, सॉरी n पदों का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, और जो सम वाला फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला होता है। और HP में अगर मैं बात करूँ तो HP जो है वो आपका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होती है किसका, AP का, तो AP में जो भी फॉर्मूला लगेगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है HP में, यानी कि सम ऑफ, यानी कि nth टर्म आपको निकालनी है तो वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर आपको सम निकालना है तो ये आपका हो जाता है टू अपॉन एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, टू ऊपर चला जाएगा, बाकी टर्म्स नीचे आ जाएंगी। तो वो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। nth टर्म का फॉर्मूला है, ये सम के फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आते होंगे इसलिए हमने यहाँ पर ये बात कर ली है। अब आ जाते हैं अगले पर, नेक्स्ट थर्ड हमारा जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है चैप्टर हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स की बात कर लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ n नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, n पदों का योग, n पदों का योग या सम ऑफ n नंबर्स, तो वो समीशन n से लिखते हैं, या सिग्मा n भी आप इसको बोल सकते हो, समीशन ये होता है n प्लस वन अपॉन टू, n पदों का योग। फिर इसमें अगला फॉर्मूला आता है स्क्वायर वाला जो आता है, ठीक है, स्क्वायर का जो योग पूछा जाता है वो होता है n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन सिक्स, और क्यूब है ना, वो n पदों का योग है, ये स्क्वायर टर्म्स का योग है, और क्यूब टर्म्स का योग सिग्मा n क्यूब या समीशन n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है इसका पूरे का हो जाता है आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब हो गया, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक। n पदों का योग समीशन n प्लस वन अपॉन टू, समीशन n स्क्वायर n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन सिक्स, समीशन n क्यूब n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ में आपका आ जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, देख लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय की बात कर लेते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा NPR का, ठीक है, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल।
कुछ फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा आता है एन सी आर का, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तीसरा इसमें आता है आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर परम्यूटेशन ये याद रख लेना डायरेक्टली, ये तो ऊपर वाले तो आपको पता ही है। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, इनसे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आपको याद है, ठीक है। ये सर्कुलर परम्यूटेशन का याद रख लेना, n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, इसमें बात कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है, उसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। बाइनोमियल फटाफट से आपके ना काफ़ी चीज़ें रिवाइज मैं यहाँ पर करा दूंगी और फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका पहला आ जाएगा a प्लस बी की होल पावर n, जो आपको दी होती है, उसको कैसे आप ओपन करते हो, तो सिग्मा या समीशन n सी के और a की पावर n माइनस के और b की पावर k। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें इसको नोट डाउन कर लो, a प्लस बी की होल पावर n में समीशन एन सी के, ए की पावर n माइनस के, b की पावर k। इसके बाद जनरल टर्म का एक फॉर्म, जनरल टर्म पूछते हैं आपसे, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, टी के प्लस वन इज इक्वल टू एन सी के, ए की पावर n माइनस के और b की पावर k। ये जनरल टर्म है, ये आपकी सीरीज हो गई। और आपकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ये एन सी के, देखो समीशन इसलिए क्योंकि सीरीज है, इसमें आगे आप ऐड करते चले जाते हो, और इस जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया आपका टी के प्लस वन एन सी के, ए की पावर n माइनस के और b की पावर k। एक फॉर्मूला इसमें आता है मिडल टर्म का, मिडल टर्म मध्य वाली जो मध्य पद होता है, ठीक है, मिडल टर्म या मध्य पद। इसमें अगर मैं इवन की बात करती हूँ, अगर इवन टर्म के बारे में पूछा जाए, तो ये आपका होता है टी ऑफ n बाई टू प्लस वन, ये होता है। और अगर इवन, देखो यहाँ पर n इवन है, और अगर n ऑड होता है तो क्या होता है, टी n प्लस वन अपॉन टू, ये टर्म होती है, ठीक है। मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर इवन है तो n अपॉन टू प्लस वन, और ऑड है तो n प्लस वन अपॉन टू, ये होता है आपका, ठीक है। इवन में ये होता है और ऑड में आपका ये फॉर्मूला होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, जिसको हम घातांक और लघुगणक बोलेंगे, घात और लघुगणक। इसमें देखो पहला तो ये देख लो कि आपको ये पता होगा कि a की पावर x इज इक्वल टू, अगर b है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, x इज इक्वल टू लॉग x के इक्वल में क्या आ जाएगा, लॉग a b आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पर ये जो आएगा, ये आपका बेस में आता है, ठीक है। ये ज़रूर याद रख लेना, ये ओपन करने के ना काम आता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग b और बेस में आ जाता है a। एक सेकेंड अगर हम पीछे देखें तो ये जो आता है ना, ये वां पद होता है, इसमें ये और आप लिख लेना, यह वां पद या टर्म, ये वाली टर्म n बाई टू प्लस वन भी टर्म, या n प्लस वन अपॉन टू भी टू अर्थ टर्म, ठीक है, टर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, ए एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, तो एक्स की वैल्यू
लॉग बेस ए बी आप लिख सकते हो। अगला फॉर्मूला जो आपका इसमें आता है वो आता है लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई। तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई। ठीक, फिर अगर ये लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई है तो ये आपका हो जाता है लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस आता है और डिवीजन में है तो माइनस आता है। इसके बाद आपका एक आ जाता है लॉग बेस ए एक्स की पावर एन, तो लॉग बेस ए एक्स, और ये जो पावर में क्या है एन, ये आगे आ जाता है लॉग से, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पावर आगे आ जाती है। तो ये लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। अब बात कर लेते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक था, 6 पॉइंट था, 7th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7th पॉइंट में आपका है, अगर हम सेट्स की बात कर लेते हैं, सेट के कुछ फॉर्मूला की। ठीक है, सेट्स के कुछ फॉर्मूला की बात करें तो ये तो पता है आपको, ये ए यूनियन बी होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में से आप ए को माइनस कर देते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूला की। ठीक है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस एन ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस एन बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स माइनस एन सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों के कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का साइन है, इसका मतलब कॉमन। तो ये फॉर्मूला देख लो क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के कॉमन इसमें आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब 8th पॉइंट की बात कर लेते हैं। अपने 8th पॉइंट में क्या है, रिलेशन और फंक्शन की बात करें अगर, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, संबंध और फलन, ये आपका है। देखो रिलेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, और एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस जो सिमेट्रिक भी हो प्लस जो ट्रांजिटिव भी हो, जिसमें तीनों क्वालिटीज़ होती हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके, 1 1 ऑन टू और इनटू, ये आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका फॉग ऑफ एक्स है, फॉग ऑफ एक्स को आप एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो। फॉग ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो। और एफ ऑफ इनवर्स एक्स, इसको आप एक्स लिख देते हो, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाता है, बचता है आपका एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इन रिलेशन के बारे में, जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितने पॉइंट्स हमारे हो गए थे यहाँ पर, 9th पॉइंट में इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, 8th हो चुके हैं। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका सीधा से सीधा मतलब है खुद का खुद से संबंध होना, खुद से ही रिलेशन होना। खुद का खुद से अगर किसी का रिलेशन है फंक्शन का, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ए का ए से, ए और ए जो है आर में बिलोंग, किसी रिलेशन में है, आर में बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल बिलोंग ए इन ए। ठीक है,
यानी कि खुद का खुद से। अब देखो ये कैसे, जैसे मान लो सेट ए हम ले लेते हैं, 1 2 और 3 हमने ले लिया। अब हमें रिलेशन क्या दिया है वो देखो, रिलेशन क्या दिया है, हमें दिया है 1,1 2,2 3,3। सेट ए हमें ये दिया है और रिलेशन हमें ये दिया है। इसका क्या मतलब है कि हर एक ए में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इस ए में बिलोंग करने चाहिए और खुद से खुद का रिलेशन भी होना चाहिए। अब एक है, एक का खुद से रिलेशन है। दो है, दो का खुद से रिलेशन है। तीन का तीन से रिलेशन है। अब इसी में अगर कोई रिलेशन अगर होता आपके सामने, अगला रिलेशन मैंने आपको एक दे दिया ये वाला, अब बताओ तो इसमें क्या होगा, एक का एक से रिलेशन है, तीन का तीन से रिलेशन है, लेकिन दो का दो से रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होगा और ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये है। समझ आ गई, खुद से का खुद से होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव के बाद मैं अगला अगर आपसे बात करूं, दूसरे की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, बहुत आसान सी बात है कि अगर कोई ए और बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कॉमा ए को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए का बी से रिश्ता है, संबंध है, तो बी का भी ए से रिश्ता होना चाहिए इसी रिलेशन में। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है 1,2 2,1 और 3,3। अब यहाँ पे देखो एक का दो से है तो दो का एक से भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और तीन का तो तीन से है ही, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तीन का तो तीन से है ही, इनका भी आपस में हो गया, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब इसमें अगर आपको खाली 1,2 दे दे तो क्या ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है जब तक इसमें 2,1 नहीं होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड वाला जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर ए और बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, बी और सी भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और सी भी आर में बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, अगर ए और बी का आर से रिलेशन है, बी और सी का आर से है, तो ए और सी का भी आर से रिलेशन होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, मान लो आर हमारे पास है 1,2 2,3 और 1,3, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, ठीक है। तो किसका होना चाहिए, ए का सी से, ए का सी से यानी ए का तीन से, तो क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर नहीं मिलता ऐसा, ठीक है, मान लो सिर्फ 1,2 और 2,3 इसमें दिया होता, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नहीं होता। तो ये आपको याद रखना, रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है। सिमेट्रिक में अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट पर, देख लेते हैं और कुछ क्या हमारे पास है बताने के लिए। नहीं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, आपको रूट्स बताने हैं, ठीक है। x² माइनस 5x+6, बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, और इसको आपने सॉल्व करके यहाँ पर बताना है कि इसके रूट्स कैसे निकालते हो। कैसे निकालते हो आप रूट्स, आप देखते हो कि 6 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5 आए, तो आपने देखा 3 और 2 होते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, माइनस
3 plus 2x plus 6. This implies x square minus 3x minus 2x plus 6. तो आपका हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री, तो एक बन जाएगा x माइनस थ्री और एक बन जाएगा x माइनस टू। तो आपके पास ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 और 2, ये दो इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है करने का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप डायरेक्टली समझ लो, ये जो आपके बीच में साइन होते हैं ना, जैसे इसमें है माइनस और ये है प्लस, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया आपको ये बताने के लिए। यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, यहीं पर साइन चेंज होते हैं। तो क्या क्या साइन होते हैं नोट कर लेना, और क्या क्या उनका साइन बनता है वो भी नोट कर लेना। देखो, आपका एक तो साइन होता है प्लस प्लस, एक होता है प्लस माइनस, एक होता है माइनस प्लस, और एक हो सकता है माइनस माइनस। ये चार पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो प्लस प्लस तो आपका बन जाता है माइनस माइनस, क्या बनता है अभी बताऊंगी। प्लस माइनस बनता है आपका माइनस प्लस, माइनस प्लस बनता है प्लस प्लस, और माइनस माइनस क्या बनता है प्लस माइनस। क्या बनता है, क्या बनता है, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो एंड में फैक्टर आए, अब इसमें देखो क्या साइन था माइनस प्लस, माइनस प्लस में दोनों जो रूट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर साइन माइनस माइनस होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ले लूँ, ठीक है, इसके फैक्टर बताओ। तो आपको पता है कि 7 दूनी 14, ठीक है, 7 और 2 इसके फैक्टर होंगे, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आएगा। लेकिन हमें कन्फ्यूज़न किसका रहता है, साइन क्या आएगा। तो भाई 7 और 2 ये दो फैक्टर आ गए, पहले बड़ा लिखो फिर छोटा लिखो, पहले बड़ा लिखो फिर छोटा लिखो। फिर साइन क्या है माइनस माइनस, माइनस माइनस वाले के क्या आएंगे प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो 2 आएगा वो माइनस का आएगा, तो बाद में साइन लगा दो। यानी कि फैक्टराइजेशन तो आप यहीं कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आप यहीं पे फैक्टराइजेशन कर सकते थे कि 3 दूनी 6 होते हैं और 3 और 2 5, लेकिन सिंबल क्या लाए, तो माइनस प्लस का आता है प्लस प्लस, यानी कि दोनों पॉजिटिव आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो कमेंट में लिख देना, अलग से सिर्फ इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है, अगर अल्फा बीटा आपके पास रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है, सॉल्यूशन देख लो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, सिंपल। तो ये आपका माइनस माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन 2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए, ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम इसमें ये वाला हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था फॉर्मूलाज में, उसको यूज़ करेंगे। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको नोट कर लेना ज़रूर। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या हो जाएगा 125/8 माइनस 3 इंटू 3/2 एंड इंटू 5/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 120/8 माइनस अपॉन 4, ये तो आ रहा है 125/8 माइनस 45/4, एलसीएम यहाँ से 8 हमारा आ जाएगा 125 माइनस, ये आपका सॉल्व करके 2 45 तो 90 और 35/8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इस आइडेंटिटी को अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, मेन इसका जो है खेल था इसमें सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके पास आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, पहली 50 टर्म्स का आपको सम निकालना है। एपी आपको दी गई है
5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप जानते हो पहला पद एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 5, सार्वधातुक यानी कि डी कितना है, इनमें से माइनस करेंगे सब में कितना डिफरेंस है 4 का, तो डी की वैल्यू हो गई 4। अब चूंकि सम पूछा है, सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला सम का होता है, और एन की वैल्यू क्या है 50। तो फटाफट से सॉल्व कर दो, 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू 50 है और डिफरेंस है 4। एक बात याद रखना आप लोग, एलटी में, टीजीटी, पीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तो इजी टू मॉडरेट दिखेंगे और बहुत कम क्वेश्चंस टफ लेवल के दिखेंगे, तो हर लेवल से तैयारी करनी है। ठीक है, 10 प्लस ये आपका कितना था 49 इंटू 4, और ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 6 और 16 19, 196 आपका हो जाएगा। तो 25 इंटू 6 और आपका हो जाएगा 20, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5150। ये आपका 58 टर्म का सम आ जाएगा, पहली 50 टर्म्स का सम आ जाएगा। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा जीपी से। अगला क्वेश्चन हमारा जीपी से है। तो इन अ जीपी क्वेश्चन है आपके सामने, एक जीपी में आपको कुछ टर्म्स का सम दिया है 63 और एस एन 63 दिया है, और एस टू एन आपको दिया है 189, और आपको आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर निकालना है। सम का फॉर्मूला आपके पास होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये एस एन के लिए, और एस टू एन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। यही तो दोनों दिए थे, इन्हीं के फॉर्मूलाज हमने लिख लिए। अब एक काम करो, एस टू एन अपॉन एस एन कर लो। तो एस टू एन अपॉन एस एन तब आप करोगे तो ये वैल्यू आपके पास एस टू एन है 189 और एस एन है 63। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको इससे कट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर की पावर n। ये इससे कट हो जाएगा, ए इससे कट हो जाएगा, तो 1 माइनस आर ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस आर की पावर n का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर की पावर n। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आर 1 प्लस आर। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा ऊपर 1 माइनस आर की पावर n, आर की पावर n भी तो है, और 1 प्लस आर की पावर n, और नीचे चल रहा है 1 माइनस आर की पावर n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका क्या चल रहा था, इधर आपका चल रहा था, इससे कट करेंगे अगर तो हमें मिलेगा 3। ये सॉल्व करके आएगा 3, और ये 1 प्लस आर की पावर n, दिस इम्प्लाइज आर की पावर n इज 2, और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1 बाय n। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आर की। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम आपको निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। पहले 15 नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए की वर्ग से लेकर एन तक, के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। एन की वैल्यू है 15 16 और 15 30 31 बटे 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये 5 बार जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1240 जो है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्यूब का फॉर्मूला भी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर, ये आपका 2 का क्वेश्चन होता है। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी से, कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको बनाना एक लेटर दिया है, बनाना, ठीक है, आपको बनाना दिया है और आपको इस तरह अरेंज करना है कि जो वॉवल्स हैं दे नेवर कम टुगेदर। इस तरह के क्वेश्चन करना सीख लो, ठीक है। वॉवल है यहाँ पर 3 और तीनों क्या है, ए हैं, कि वॉवल कभी साथ में ना आए, इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है, ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल परमुटेशन निकाल लोगे। टोटल परमुटेशन कितने बनेगी, टोटल क्रमचय आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं वो आएगा। ए 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल इसका, और एन 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल इसका। इतना बेसिक मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। टोटल लेटर्स हैं 6, 6 फैक्टोरियल। फिर जो लेटर अगर कोई रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल नीचे आता है। इसको तब आप सॉल्व करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3, 2 से 3 बार जाएगा, 5 चौक 20 दिया 60, यू विल हैव 60। टोटल परमुटेशन आपकी 60 बनेंगे। अब हम एक यहाँ पर वो निकालेंगे टोटल अरेंजमेंट जिसमें ए सब साथ में रखे हों, ठीक है। काउंट करेंगे उन अरेंजमेंट को, उसमें ए सब साथ में, अगर तीनों ए को साथ में रख दें। क्यों निकाल रहे हैं हम तीनों साथ में, टोटल में से जो तीनों साथ में आएंगे उसको माइनस कर देंगे, जो तीनों साथ में नहीं आने हैं वो आ जाएगा। जब भी हमें नेवर कम टुगेदर निकालना होता है तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, फिर उसमें से कम टुगेदर निकाल के, साथ में निकाल के उसको माइनस कर देते हैं तो नेवर कम टुगेदर आ जाएगा। अब तीनों साथ में रखेंगे तो इसको एक आइडेंटिटी माना जाएगा। बाकी क्या बचा, बी एन एन। तो ये अब टोटल कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4, अब ये हो गए 4 लेटर क्योंकि इनको हम एक कंसीडर कर रहे हैं। अपॉन एन आ रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ये सिंपल आ जाएगा आपका 12। अब जिस अरेंजमेंट में ए जो है नॉट टुगेदर आएंगे, साथ में नहीं आएंगे, वो अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल में से टुगेदर वालों को माइनस कर दो तो यू विल गेट 48। तो यहाँ पर 48 इस तरह से आपका जो है तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, जहाँ पर वॉवल्स जो हैं ये साथ में नहीं आएंगे। फिर से देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन रहा है तो अच्छे से इसको आप कर लेना, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये कहते हैं कि आपके पास 7 तो बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं और आपको टोटल 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक। और सेलेक्ट ऐसे करना है कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि पहले टोटल वेज निकाल लो, ठीक है। टोटल वेज निकाल कर, टोटल तरीके जितने हो सकते हैं वो निकाल कर उसमें से माइनस कर दो जब कोई भी गर्ल ना ली जाए। कम से कम एक लेनी, इसका उल्टा क्या होगा कि एक भी ना हो, एक भी गर्ल ना हो, यानी कि 0 गर्ल। तो टोटल वेज में से अगर हम एक भी ना हो, सारे तीनों के तीनों लड़के ले लें, वो तरीके माइनस कर दें तो कम से कम एक गर्ल का तरीका आ जाएगा, कितने तरीके से रखी जा सकती है, उसमें चूज की जा सकती है। समझ आया, फिर से सुन लो। टोटल में से इन हमें चाहिए कम से कम एक गर्ल हो, तो टोटल में से एक भी गर्ल ना हो उसमें से माइनस कर देंगे तो कम से कम एक गर्ल आ जाएगा। अब टोटल वेज निकाल लो। टोटल वेज क्या आएंगे, टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं, और सेलेक्ट कितने करने हैं, 3, तो 12C3 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 जाएगा 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 11 10 9 और 3 दूनी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और ये 9, ये आपका कैंसिल, ये आपका आ गया 220 टोटल वेज।
अब एक भी गर्ल जिसमें नहीं होगी, इसका मतलब 3 के 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे तो टोटल 7 बॉयज़ में से 3 के 3 क्या होंगे, बॉयज़ ही सेलेक्ट होंगे, तो 7C3 होगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 3 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4, 3 दूनी 6 आपका हो गया, और ये हो जाएगा 4, 5 सत्ते हो गया आपके 35। तो टोटल वेज जिसमें गर्ल एक कम, जिसमें कम से कम एक गर्ल होगी वो हो जाएगा 220 माइनस 35, यानी कि 185 ऐसे तरीके होंगे इसमें कम से कम एक गर्ल तो सेलेक्ट होगी ही होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टोटल वेज निकाल लो, फिर जो चाहिए उसका अपोजिट निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको मिडिल टर्म निकालनी है। x प्लस 1 की पावर 11 की, इसकी जनरल टर्म अगर हम लें x प्लस 1 की होल पावर 11 की आपको मिडिल टर्म निकालनी है। t के प्लस 1 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, तो जनरल टर्म आपकी हो जाएगी, n की वैल्यू क्या है 11, तो 11c के x की पावर 11 माइनस k आपका हो जाएगा, और 1 की पावर k हो जाएगा। 1 की पावर k लिखो ना लिखो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि एक टर्म x है, एक तो b की पावर k भी लिखते हैं ना, a की पावर n माइनस के लिखते हैं, b की पावर k लिखते हैं, तो 1 की पावर k हो गया। अब ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है, मैं 0 से लेकर 1 2 11 तक। ठीक है, तो इसकी हमने निकाल ली जनरल टर्म। अब जो n की वैल्यू क्या है 11 है, 11 कैसी टर्म है, ऑड टर्म है। ऑड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दैट मीन्स 11 प्लस 1/2, यानी कि छठी 6th टर्म जो होगी वो हमें लेनी है, 6th टर्म जो होगी वो हमें लेनी है। तो छठी टर्म क्या होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ टर्म्स को। इनमें छठी टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म है 5, तो छठी टर्म क्या हो गई हमारी 5 हो गई, यानी k की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5 हो गई ना, k की वैल्यू, छठी टर्म आ गई तो वो k की वैल्यू हो गई। तो k की वैल्यू आई 5, तो 5 इसमें रखेंगे, 5 प्लस 1 11c 5 x की पावर 11 माइनस 5, ठीक है, और 1 की पावर तो कुछ भी हो ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इंटू 11 में से 5 गया 6 फैक्टोरियल, और x की पावर 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 आएगा। इसको ऊपर सॉल्व कर दें, 11 10 9 8 7 6, और 5 4 3 2 इंटू 6। ठीक है, इनको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 462, और साथ में क्या है x की पावर 6 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका x की पावर 6, 462 इंटू एक्स की पावर 6, ये आपकी मिडिल टर्म आ गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था, मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाना था। मिडिल टर्म 11 है, ठीक है, पावर में n की वैल्यू 11 है, तो ऑड है 11, तो ऑड इस तरह से हम निकालते हैं। छठी टर्म जो होगी वो k की वैल्यू में मिल जाएगी, तो छठी टर्म क्या है 5 है, तो जो ये फॉर्मूला जनरल टर्म वाला होता है इसमें वैल्यू पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 36 दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, 3 की पावर x कॉमन ले लेना है ना, 3 की पावर x, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो 3 की पावर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 36। 3 की पावर x इंटू 4, 3 और 1 4 हो जाएगा ना 36, 4 से 9 बार कटेगा,
3 की पावर x इज इक्वल टू 9, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। बेस सेम होता है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन आपके पास है, देखो एक सेकेंड, यस, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं। कहता है कि एक क्लास में टोटल जो है 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैथ्स को पसंद करने वाले हैं 60, साइंस को पसंद करने वाले हैं 70 और मैथ्स प्लस साइंस दोनों को पसंद करने वाले हैं 50। पूछा है कि इनमें से कोई भी किसी को भी पसंद नहीं करेगा, हाउ मैनी लाइक नीदर, ना तो उसको मैथ्स पसंद होगा, ना साइंस पसंद होगा, ना दोनों में से कोई पसंद। ये पूछा है कि कितने ऐसे होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, देखो, नंबर ऑफ एन ऑफ यू यानी कि यूनियन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स पसंद करते हैं कितने हो गए, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साइंस पसंद करते हैं 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों पसंद करते हैं, मैथ एंड साइंस, हो गया 50। इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट को तो पसंद करते ही हैं, फिर हम क्या करेंगे, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल में से जो कम से कम एक को पसंद करता है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, जो किसी को भी पसंद नहीं करता। ठीक है, जैसा अभी हमने पहले भी किया था। तो ये फॉर्मूला आपका देखो बनेगा एन एम यूनियन एस। यहाँ से क्या आएगा, वो बच्चे आएंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पसंद करते ही करते हैं। तो ये आ जाएगा मैथ्स को पसंद करने वाले, साइंस को पसंद करने वाले, माइनस दोनों को पसंद करने वाले। तो सीधा सीधा ये आ गया आपका 60, ये आ गया 70 माइनस 50। तो 130 में से 50 जाएगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अब 80 ऐसे हो गए जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, टोटल हैं 100। टोटल कितने हैं, 100 हैं, और उनमें से 80 ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो टोटल में से 80 को निकाल देंगे तो 20 ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करते, किसी सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करते, ना तो मैथ्स को, ना ही साइंस को, और ना ही इन दोनों को, मतलब दोनों में से किसी को करते ही नहीं। ठीक है, 80 क्या है, देखो यहाँ से जो 80 वैल्यू आई है वो है जो या तो मैथ को पसंद करते हैं, या साइंस को पसंद करते हैं, या दोनों को ही पसंद करते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक को तो करते ही करते हैं, पढ़ाई करते ही करते हैं एक की। तो जब इनमें से एटलीस्ट, टोटल में से एटलीस्ट को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो जो है किसी को भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छे से क्लियर आपका हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आपको ये सॉल्व करना है, लॉग बेस टू एक्स माइनस 1 प्लस लॉग बेस टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। चलिए इसको देखो, जब बेस सेम है तो इनको साथ में ले आते हैं दोनों टर्म्स को। ठीक, लॉग बेस टू, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग बेस टू आपका अंदर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, टोटल बन जाएगा आपका ये 4x प्लस
3, अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 3। अब आप क्या कर सकते हो, लॉग को अगर आप इधर ले जाओ, अगर आप लॉग को इधर ले जाओ तो पता है क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये आपकी x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। फिर 8 को आप इधर ले आओगे, 4x प्लस 3 माइनस 8, तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या इसके सिंपल फैक्टर हो सकते हैं 5 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 आए, क्या सिंपल फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो श्रीधराचार्य सूत्र का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका ये होता है आपका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -5 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 20, तो 16 प्लस 20/2, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 36/2, या फिर 4 प्लस माइनस 6/2। अब इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले प्लस लेके और फिर माइनस लेके। तो 4 प्लस 6/2 10/2 यानी कि 5, और माइनस वाला लेंगे तो 4 माइनस 6/2, तो ये आ जाएगा -1। दो वैल्यूज आ गई, -1 एक 5, कौन सी लें। ऑप्शन में आपको ए की वैल्यू भी ऐसा हो सकता है दोनों दी हो या ए की वैल्यू दी हो। अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये ऐसे निकालेंगे कि आपको ये फैक्टर्स क्या दिए थे, एक तो दिया था x-1, ये वैल्यू क्या आएगी 1, एक आपको फैक्टर दिया था x-3, ये वैल्यू क्या आएगी 3। क्या ये दोनों जीरो से बड़ी हैं, 1 भी और 3 भी बिल्कुल बड़ी हैं। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है जो जीरो से बड़ी हो, तो 5 तो जीरो से बड़ी है ना, -1 जीरो से छोटा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बस चेक कर लेना, ये जो आपको दिया है इसके बेसिस पर, यहाँ पर फैक्टर क्या दिया है उसके बेसिस पर पॉजिटिव वाली वैल्यू आपने ले ली, जीरो से छोटी वैल्यू आ रही होती तो -1 कंसीडर करते हैं, अदरवाइज क्या कंसीडर करेंगे 5 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। और अगर आगे भी आप हमारे साथ ऐसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और आगे भी तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंडली, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स की अपडेट्स वगैरह आपको सब दे दी जाती हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि DSSB की TGT मैथ्स की आंसर की कब आएगी, तो आपकी वो 26 से लेकर 30 नवंबर के बीच आपके आंसर की शो हो जाएगी, ऑफिशियल नोटिस आया है, तो वो भी आप देख लेना। वैसे तो क्योंकि आपका रिस्पॉन्स शो नहीं करता DSSB, तो बहुत मुश्किल है आंसर्स को आइडेंटिफाई करना, बट अगर आपको याद है कि आपने क्या क्लिक किया था तो एक आइडिया तो मिल ही जाता है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। GS का जो मॉक टेस्ट करा रही हूँ 30 क्वेश्चंस का, जो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे LT में, वो ज़रूर कर लेना, ये आपके EMRS DSSB KVS NVS सभी में काम आएगा। तो ये 30 क्वेश्चन के आई थिंक 3 से या 4 मॉक टेस्ट आ गए हैं, वो ज़रूर जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट अभी शायद उसकी नहीं बनी, आप देख लेना, ठीक है, जाकर वीडियोस में आपको इजीली मिल जाएगा। और LT का मैंने मैथ्स का आपको प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, 2 क्लासेस उनकी आई हैं, वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। और इसके अलावा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, कोशिश करूँगी और भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं LTMRS में आने वाले हैं उनको मैं रिवाइज करा दूँ इसी तरह से। अपना विचार ज़रूर बताना, वीडियो को लेकर कंटेंट को लेकर कैसा है, आपको पसंद है नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बहुत ही साधारण और एक अच्छी लैंग्वेज में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट वेलकम है आपका।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।